देश के अंदर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, खासतौर से अभी 2023 में 5 राज्यों में चुनाव होना है और 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होना है। ऐसे में कुछ स्थिति वर्तमान में विपरीत लग रही है। जब से इस इंडिया का गठन हुआ है तब से लग रहा है कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। और अभी लेटेस्ट हाल ही चर्चा हुई एक देश एक चुनाव को लेकर। तो क्या है सारा मामला? हम बात करते हैं दतिया सिसौड़ा क्षेत्र से विधायक है कुंवर घनश्याम सिंह जी, जो लोकप्रिय विधायक होने के साथ ही बहुत इंटेलिजेंट है कुंवर साहब। कुंवर साहब बताएं क्या है सारा मसला, ये क्यों कराना चाहते हैं एक देश एक चुनाव? देखिए क्या है, जब से इंडिया गठबंधन बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, बौखला रही है जी। उनको लोकसभा चुनाव में हार साफ दिखाई दे रही है। अब है क्या, ये 5 राज्यों के चुनाव अभी हैं नवंबर में। इन 5 राज्यों में भी भाजपा की स्थिति बहुत खराब है। भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है, एक भी राज्य में उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। तो इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर लोकसभा में भी एकदम से विपरीत हवा चल जाएगी। इन राज्यों के चुनाव के नतीजे जैसे आएंगे और हम लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे, हम हार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपदस्थ होगी भारत सरकार से, दिल्ली की सरकार से। इसलिए ये बौखलाहट में और घबरा के उन्होंने ये पैंतरा चला है। वो ये नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव से पहले अन्य किसी राज्य में चुनाव हो और विपरीत असर जाए। अब ये वन नेशन वन वोट की बात कर रही है। मेरा ये कहना है कि भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है। भारत सीधे सीधे एक इकाई नहीं है। इतना बड़ा देश है, इतनी विभिन्नताएं इस देश में शायद ही किसी देश में हो। यहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जहां 12 महीने बर्फ जमी रहती है, ऐसे क्षेत्र हैं सैकड़ों किलोमीटर का समुद्र तल भी है, यहाँ घने जंगल भी हैं और गंगा जमुना का दोआब भी है। राजस्थान में रेगिस्तान भी है, थार रेगिस्तान जिसे कहते हैं। यहाँ ऐसी जगह भी है जहाँ विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन विभिन्नताओं के कारण भौगोलिक रूप से विभिन्नताएं हैं, मौसम के हिसाब से विभिन्नताएं, और उसके कारण बोली भाषा में विभिन्नता है, कपड़ों का पहनाव अलग है, परंपराएं अलग हैं, खान पान अलग तरीके का है। तो इसलिए इस देश को एक इकाई में नहीं रखा जा सकता और कभी एक इकाई नहीं था ये देश। ये राज्यों का संघ हमेशा रहा है जी। और ये हमारे संविधान के अनुसार भी विभिन्न राज्यों का संघ है। तो राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं और केंद्र का मुद्दा अलग होता है। केंद्र के पावर अलग है और राज्यों के जो विषय हैं वो ज्यादातर दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हर तरह की बात है। तो केंद्र में विदेश नीति है, रक्षा है, मुद्रा का चलन है और ऐसी बड़ी चीजें हैं जो सुरक्षा की बात है, डिफेंस की बात है, ये सब केंद्र सरकार के विषय है। तो इनमें जमीन आसमान का अंतर है। अलग अलग चुनाव होते हैं, ये लोकतंत्र के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की प्रक्रिया के अनुकूल है। अलग अलग इकाई अगर हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग प्रॉब्लम है, तो अलग अलग चुनाव होने चाहिए, क्या दिक्कत है। और जहां तक ये सवाल है कि इसमें खर्च बहुत होता है, तो फिर बेसिक बात तो ये है कि लोकतांत्रिक पद्धति ही बहुत खर्चीली पद्धति है। अगर चुनाव ना हो, अधिनायकवाद हो, राष्ट्रपति शासन हो, सेना का शासन हो, तो उसमें कोई खर्च ही नहीं होगा। चीन में चुनाव पर क्या खर्च होता है? कुछ नहीं। तो अगर वैसी पद्धति चाहिए तो वो बता दें। आम जनता को नहीं चाहिए। आम जनता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए लोकतंत्र जरूरी है और लोकतंत्र में खर्चे की बात नहीं देखी जाती। और कुल खर्चा अगर आप देखें कितना होता है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो कुछ हजार करोड़ होता है। हमारी लाखों की जीडीपी है, उसमें कुछ हजार करोड़ 1% या 0.5% अगर चुनाव पे खर्च हो जाता है तो महत्वहीन बात है। तो ये कोई तर्क नहीं है। नहीं तो कुंवर साहब, ये तर्क दूसरा यह भी दिया जा रहा है कि पूरे देश में पहले एक साथ ही चुनाव होते थे, जिसे कांग्रेस ने बदल दिया। देखिए ये बड़ी तर्कहीन बात है। मुझे तो लगता है बिल्कुल नासमझ लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। संविधान हमारा बना 26 जनवरी 1952 में, 50 में। पहले चुनाव 1952 में हुए, तो स्वाभाविक है सब एक साथ होंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सालों में थोड़ी होंगे। लोकसभा का अलग से थोड़ी होगा। जब एक साथ चुनाव हुए, सबका टर्म 5 साल था, 5 साल बाद फिर चुनाव हुए, 2-3 चुनाव ऐसे हुए। उसके बाद विधानसभाएं बीच में भंग होने लगी और उपचुनाव होने लगे, मध्यावधि चुनाव होने लगे। तो फिर वो ट्रैक बदल गया। 5 साल में इकट्ठे नहीं होते, अलग अलग चुनाव होते हैं। और मैं तो कहता हूं कि हर साल अगर 4-5 राज्यों में चुनाव होते हैं तो अच्छी बात है। कम से कम जो सत्ता में बैठे हैं उनको
जनता के प्रति थोड़ा उनके सुख दुख में शामिल रहना पड़ेगा, जनता को खुश रखना पड़ेगा, जनता की मांग क्या है उसके प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है। ये तर्क तो केजरीवाल ने भी दिया है, अगर 5 साल चुनाव होते हैं देश के अंदर, अगर नहीं हुआ, अगर एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो सिलेंडर 5,000 का कर दिया जाएगा। सही बात है। 5 साल तक मस्ती करेंगे शासन में बैठे लोग, और आप देख रहे हैं आखिरी 6 महीने में खजाना लौटाने लगेंगे कि लालच दे के खजाना लौटा के और फिर वोट ले लें उनसे, और फिर जनता का खून चूसें 5 साल। तो इसलिए ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हर साल कितने चुनाव होते हैं? इस साल कितने चुनाव हो रहे हैं? 5 राज्यों में हो रहे हैं, 29 राज्य हैं, उनमें से अगर 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? अगर आचार संहिता लगी, हाँ एक ये तर्क दिया जा रहा है कि आचार संहिता लगने की वजह से विकास के काम रुक जाते हैं। अब ये भी बड़ा मूर्खतापूर्ण तर्क है। 5 राज्यों में आचार संहिता लग रही है, पूरे भारत में कैसे विकास के काम रुक गए? अगले साल फिर 4-5 राज्यों में आचार संहिता लगेगी, क्यों रुकेगा काम? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आचार संहिता में आप नया कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते, नई कोई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते। इतनी सी बात है। पुरानी स्कीमें चल रही है, वो सब चलेगी, सब खर्चा होता है, विकास कार्यों के लिए पैसा रिलीज होता है, कोई नई बात नहीं। केवल नए पॉलिसी डिसीजन नहीं हो सकते, नए काम नहीं हो सकते स्वीकृत। और आचार संहिता कितने दिन के लिए लगती है? टोटल 60 दिन के लिए, 45 दिन पहले और 10 एक दिन बाद, 55 दिन के लिए आचार संहिता लगती है। और उससे आप इतने घबरा रहे? 55 दिन भी नहीं, 50 दिन। 50 दिन अगर थोड़े से नए काम आप स्वीकृत नहीं करेंगे, नए नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे, तो क्या हर्ज हो जाएगा? दूसरा कुंवर साहब ये है, आज मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत बोलिए। वही मैं तो कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन से घबरा गए। हमारे संविधान के निर्माताओं ने, क्या वो देशभक्त नहीं थे? आज के लोग जो बैठे वो ज्यादा देशभक्त हैं। इनमें अपने आप सर्टिफिकेट ले लिया कि हम देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे, जबकि सबसे ज्यादा देशद्रोही यही थे, अंग्रेजों से मिले हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है, ये और उनके राजनीतिक पूर्वज, ये कभी देश की आजादी के पक्ष में नहीं थे। इनने अंग्रेजों की मुखबरी की, अंग्रेजों का साथ दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में किसी ने कोई योगदान नहीं दिया। और ये कहते हैं हम देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। अगर कोई इंडिया बोलेगा तो वो देशद्रोही है, और अगर कोई भारत बोलेगा तो देशभक्त है। संविधान निर्माताओं ने तय किया था और उसके अनुरूप है। अजय कुंवर साहब, आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान योजनाएं दिए जा रहे हैं, ये जो लाडली बहना योजना शुरू की है, इससे क्या बोर्ड में कुछ बोर्ड का ध्रुवीकरण हुआ है? देखिए क्या है, ये बहुत लेट हो गए। जनता मन बना चुकी थी आज से 6-8 महीने पहले कि इनको बदलना है, इनका सुपड़ा साफ करना है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। अब ये कितनी भी योजनाएं चला ले, जनता अब जागरूक हो गई। अब जनता वो आज से 50 साल पहले वाली गैर जागरूक जनता नहीं है। जनता को मालूम है कि ये केवल चुनावी लॉलीपॉप है जो बांट रहे, चुनावी शगुफा है। और दूसरी चीज, लाडली बहना योजना में तो सबसे बड़ी बात ये है, आप ये देखिए जनता को क्या मूर्ख समझते हैं। इनने जब से लाडली बहना योजना का पेमेंट शुरू किया, या शायद 2 महीने का पेमेंट हुआ, 3रा महीना हो रहा है, 3 महीने से इनने सामाजिक सुरक्षा पेंशनों का सबको पेमेंट टांग दिया है। कहीं मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, सब रुकी हुई है। तो उसका पैसा रोक के आप एक नई योजना दे रहे हैं। आपको क्या है, उनको साफ हार दिख रही है। उनको मालूम है शिवराज सिंह को कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार जा रही है, तो खजाना लौटाओ। नई नई योजनाओं के बहाने 1 महीने 2 महीने ही तो देना है, उसके बाद तो अगली सरकार आएगी रोजाने। तो ये वो चाल चल रहे हैं। लेकिन जनता अब बहुत होशियार है, जनता सब समझ चुकी है, उनके चालों में आने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक अध्यक्ष का दावा, अभी हाई न्यूज ने इंटरव्यू लिया था कि बोले अगर 200 सीटें नहीं आई कांग्रेस की तो हम बोले अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे नगर पालिका की। खैर ये व्यक्तियों की अलग अलग राय हो सकती है। कुल मिला के ये है कि भारी बहुमत से जीतेगी। अब वो चाहे 135 सीटें मिलें, चाहे 150 मिले, 180 मिले, बहुत स्पष्ट बहुमत होगा। ऐसा बहुमत होगा कि करोड़ों क्या अरबों रुपए भी ये खर्च कर दें तो ये खरीद नहीं पाएंगे और तोड़ नहीं पाएंगे सरकार। यानी अब की बात सब कुछ टिकाऊ होगा। टिकाऊ होगा। 5 साल अच्छी सरकार चलेगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। बेरोजगारी समाप्त करने के लिए योजनाएं लाई जाएंगी, पूंजी निवेश लाया जाएगा, अच्छा माहौल बनेगा, किसानों के हितों का ख्याल रखा जाएगा, अन्याय नहीं होगा, और सबसे बड़ी चीज भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जाएगा। अच्छा कुंवर साहब, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रहे हैं कमलनाथ जी के। पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा करवाई, अब प्रदीप मिश्रा जी की कथा। चक्कर क्या है? देखिए कोई चक्कर नहीं है। कमलनाथ जी क्या पहले हिंदू नहीं थे? कमलनाथ जी का जन्म हिंदू परिवार में हुआ, उनका पूरा जीवन वो हिंदू, एक अच्छे हिंदू की तरह रहे। उनने आज से
20 साल पहले हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई छिंदवाड़ा में, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे विशाल है। जी। तो तब वो हिंदू नहीं थे क्या वो मुस्लिम या पारसी थे और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवा दी? उनकी आस्था है, सच्चे हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, निजी जीवन में बिल्कुल कट्टर हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में संविधान के अनुरूप सरकार चलाने वाले हैं, सभी को साथ लेके चलने वाले हैं, सभी को न्याय दिलाने वाले हैं, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी धर्म से हो। अजय कुमार साहब, दूसरा अभी जो बिजली के बिल माफ किए हैं, माफ नहीं किए, स्थगन किए हैं, आपको क्या लग रहा है अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये माफ कर दिए जाएंगे 1 किलोवाट तक के? कांग्रेस सरकार ने अपना विजन स्पष्ट कर दिया है, 11 पॉइंट की घोषणा कमलनाथ जी ने की है और फिर वचन पत्र भी आ जाएगा, उसमें स्पष्ट आ जाएगा। उनने कहा है कि किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर तक के बिल माफ किए जाएंगे और टेम्परेरी कनेक्शन के भी 5 हॉर्स पावर तक के बिल माफ रहेंगे। उसके अलावा 100 यूनिट बिजली माफ होगी, उसके बाद 200 यूनिट तक हाफ होगी। तो ये सारा स्पष्ट कांग्रेस कर रही है। 150 यूनिट तक का कहा है और 150 यूनिट तक नहीं, 150 यूनिट का तो पहले था, कमलनाथ जी की पिछले सरकार में था। अब तो उनने 200 यूनिट का है, 200 यूनिट तक हाफ। पहले 100 रुपए में 100 यूनिट था, जब 1.25 साल सरकार चली थी, ये लागू करके बताया था, और 150 यूनिट तक हाफ था। अब उनने वादा किया है कि 100 यूनिट तक पूरा माफ होगा, उसके बाद 200 यूनिट तक हाफ होगा। 200 यूनिट तक आता हाफ होगा। तो जो भी है वो स्पष्ट, और भी जो वचन पत्र आएगा उसमें स्पष्ट आ जाएगा, और जो वचन पत्र आएगा उसका पालन करेगी। अजय कुमार साहब, आप तो सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र का ही मामला है। अभी पूर्व विधायक है प्रदीप अग्रवाल, उनकी एक कमेंट किया है मुन्नी गतवार ने कि नरेंद्र सिंह तोमर को जाके उन्होंने हीरा जड़ित एक रथ भेंट किया कृष्ण का। तो ये क्या? व्यक्तिगत मुझे तो जानकारी है नहीं, मैं तो वहां उपस्थित था नहीं, तो मैं क्या बता सकता हूं। लेकिन ये भाजपा का कल्चर है, लेन देन का उनका कल्चर है। उनने सरकार लेन देन के द्वारा गिराई थी, सबको मालूम है। उनके यहाँ ये चीजें चलती हैं, इसलिए लोगों को शंका है कि शायद वो हीरा जड़त हो या बहुत आर्टिफिशियल है। उन्होंने कहा है कि एक छोटी सी गिफ्ट है 2,500 रुपए की कीमत की। तो अब ये हो सकता है, क्या सच्चाई है ये तो ये जाने। मेन चीज क्या है, विश्वसनीयता की बात है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो, वो झूठा भी होगा तो जनता सच्चा मानेगी, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता नहीं है, वो कितनी भी सफाई देते रहे। असली बात ये है मुद्दे की। ये थे कुंवर साहब, सीधा सीधा कहना है एक चुनाव एक देश में संभव ही नहीं है कि भाजपा बुरी तरीके से हार रही है, इसलिए है सारा प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए, इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं और 2023 तो कुंवर साहब का ही है। हाई न्यूज से अशोक श्रीवास्तव, धन्यवाद।